अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सप्लोर फिज़िक्स। आई एम उमर खिताब, पीजी स्कॉलर ऑफ फिज़िक्स। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आज के लिए हमारा टॉपिक है ग्रेविटेशनल फील्ड। बेसिक फ़िज़िक्स पे हम वीडियोस कर रहे हैं। तो जनरली अगर हम फील्ड के बारे में बात करें, जैसे मैं पिछले वीडियो में बात कर चुका हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में, कि फील्ड क्या होता है कि वो रीजन कि जिसमें आप किसी ऑब्जेक्ट के इफेक्ट को फील कर सकते हो, उसको हम नाम देते हैं फील्ड ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल, मेरे इफेक्ट को ऐसे यहाँ तक कैसे फील कर सकते हैं, ठीक है, तो ये मेरा फील्ड हो गया। इन द सेम मैग्नेट क्या करते हैं, किसी खास पॉइंट पर ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करते हैं या रिपेल करते हैं, तो ये वो खास रीजन उसका क्या हो गया, फील्ड हो गया मैग्नेट का। अर्थ की फील्ड से क्या मतलब है, द रीजन अराउंड अर्थ इन विच वी कैन फील द इफेक्ट ऑफ अर्थ अट्रैक्टिव फोर्स। अर्थ के अराउंड वो रीजन कि जिसमें अर्थ के अट्रैक्शन को हम फील कर सकते हैं, उसको हम नाम देते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड। अब हम इसको कैसे इमेजिन कर सकते हैं, अगर हम क्या ये ख्याल में कंसीडर करें कि कुछ इमेजनरी टाइप ऑफ लाइन है कि जो अर्थ के अराउंड प्रेजेंट होते हैं, जहाँ जहाँ वो लाइन पढ़ते हैं मतलब ये वहाँ इलेक्ट्रिक ग्रेविटेशनल फील्ड है, जहाँ वो लाइन नहीं पढ़ते वहाँ ग्रेविटेशनल फील्ड नहीं है। अच्छा जी, तो जैसे मैंने ये डायग्राम में शो किया है, और ये लाइन टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ आ रहे हैं। ये क्यों आ रहे हैं, क्योंकि अगर आप ऐसे किसी ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखें ना, ठीक है, ये किसी ऑब्जेक्ट को आप यहाँ पे रखते हैं तो वो ऑब्जेक्ट ऐसे टुवर्ड द अर्थ अट्रैक्ट होता है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि उसका इंटेंशन ऑफ मोशन टुवर्ड द अर्थ है, तो इसलिए हम इन लाइनों को टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ रखते हैं, और वो इन्फिनिटी से आ रहे हैं और अर्थ में एंटर हो रहे हैं। चार्जेस के केस में हमने देखा था कि फील्ड लाइन आउटवर्ड भी हो सकते हैं और इनवर्ड भी हो सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे फोर्स अट्रैक्टिव भी हो सकता है, रिपल्सिव भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे हमेशा अट्रैक्टिव फोर्स होता है, और इसलिए जो लाइनों का डायरेक्शन है ये टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ। और इसकी स्ट्रेंथ को हम कैसे समझ सकते हैं, स्ट्रेंथ तो हम ऐसे समझ सकते हैं कि वो फोर्स की जिससे अर्थ चीज़ों को अट्रैक्ट करता है उसको हम वेट कहते हैं, और वो mg के बराबर होता है। यहाँ से अगर मैं g फाइंड आउट करूँ तो g हो जाएगा W/m, और W की जगह अगर मैं 10 न्यूटन पुट करूँ और m की जगह 1 kg, तो फोर्स पर यूनिट मास को मैं क्या नाम देता हूँ, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ, या दूसरे अल्फाज में ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो है g, स्मॉल g, ये मुझे ग्रेविटेशनल फील्ड के स्ट्रेंथ के बारे में इंफॉर्मेशन देता है कि जिस जगह ये जी ज़्यादा है मतलब वहाँ ग्रेविटेशनल फील्ड ज़्यादा है, जिस जगह जी कम है वहाँ ग्रेविटेशनल फील्ड कम है। ज़मीन के सरफेस के करीब आप आते हैं तो जी की वैल्यू बढ़ती है, और ज़मीन से दूर जाते हैं तो जी की वैल्यू कम होती है। लाइनों में अगर हम बात करें तो अगर आप करीब हैं, ठीक है, ऐसे यहाँ पर हैं, तो आप पर ज़्यादा लाइन फील्ड लाइन पड़ेगी, ठीक है, ऐसे ज़्यादा फील्ड लाइन पड़ेगी, मतलब कि जी की वैल्यू क्या है, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ स्ट्रांग है। और अगर आप दूर जाते हैं तो आप पर ये देखिए ना कम लाइन पड़ेगी, ये लाइन अगर आप ऐसे दूर जाते हैं तो आप पर कम लाइन पड़ेगी, और आप पर कम लाइन पड़ते हैं तो जी की वैल्यू क्या है, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ दूसरे अल्फाज में कम है। तो ऐसे हम जी की वैल्यू में हम ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ को इमेजिन कर सकते हैं। अच्छा जी, तो अब मास ऑफ अर्थ पर बात कर लेते हैं। मास ऑफ अर्थ, वैसे तो ऐसा कोई तराजू हमारे पास नहीं है कि हम अर्थ को उठा ले और उसमें रख ले और अर्थ के मास को हम फाइंड आउट करें, लेकिन इसका मतलब हरगिज़ ये भी नहीं कि हम इसके बारे में सोचे भी नहीं। अगर हम एक ऐसा इक्वेशन डिज़ाइन करें कि जो हम डेली लाइफ के बहुत सारी चीज़ों पर अप्लाई करें और करेक्ट रिजल्ट दें, तो फिर इसका मतलब किसी हद तक हम उस पर बिलीव कर सकते हैं कि अगर हम उसी इक्वेशन को अर्थ के मास के लिए अप्लाई करते हैं तो ठीक रिजल्ट मिलेगा। सपोज़ मेरे पास एक ऐसा इक्वेशन है कि जिसको मैं इन 2 मार्करों पे अप्लाई करता हूँ, मुझे करेक्ट रिजल्ट मिलता है। एक ऐसा इक्वेशन है कि जिसको मैं क्रिकेट बॉल और फुटबॉल पर अप्लाई करता हूँ, मुझे करेक्ट रिजल्ट मिलता है। तो किसी हद तक मैं उस पर बिलीव कर सकता हूँ कि अगर अर्थ के मास पर मैं उसको अप्लाई करूँगा तो मुझे करेक्ट रिजल्ट मिलेगा। तो उसके लिए हम कर क्या रहे हैं कि एक ऑब्जेक्ट जिसका मास m है, मैं अर्थ के सरफेस पर ऐसे रखता हूँ, ठीक है, जैसे डायग्राम में मैंने शो किया। ये मास ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, और ये अर्थ है जिसका मास me है, और ये सेंटर ऑफ द अर्थ से इस ऑब्जेक्ट तक r, कैपिटल R डिस्टेंस है, जिसके रेडियस ऑफ द अर्थ के बराबर है। अच्छा, अब मैं दोनों पर अप्लाई करता हूँ लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन, जिस पर मैं प्लेलिस्ट में बात कर चुका हूँ कि वो क्या है, F इज इक्वल टू जी एम ई एम डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ये उसका रिजल्ट, मैथमेटिकल रिजल्ट मैं पुट करूँ। अब फोर्स जिससे अर्थ चीज़ों को अट्रैक्ट करे उसको हम वेट का नाम देते हैं, जो कि एम जी के बराबर होता है। ये भी न्यूटन सेकंड लॉ है। अगर आप इसको नहीं समझ रहे कि किस तरह न्यूटन सेकंड लॉ है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं कि किस तरह न्यूटन सेकंड लॉ है। ठीक हो गया। तो अब मैं एफ की जगह एम जी पुट करता हूँ, तो लेफ्ट साइड पे क्या बना, एम जी विच इज इक्वल टू जी एम ई एम डिवाइड बाई आर स्क्वायर। मैं दोनों साइड को एम से डिवाइड करता हूँ, स्मॉल एम से, तो ये कैंसिल हो गया, और आर स्क्वायर को मैं इधर लेके आता हूँ, तो जी आर स्क्वायर विच इज इक्वल टू जी एम ई। फिर मैं दोनों साइड कैपिटल जी से डिवाइड करता हूँ, तो यहाँ से कैंसिल, एम ई इज इक्वल टू जी आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई जी, विच इम्प्लाइज दैट
ये इक्वेशन बना है जी आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई जी। अब ये जी क्या है, ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है जिसकी वैल्यू का हमें पता है। आर क्या है, रेडियस ऑफ द अर्थ है, और ये क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू मुझे ये क्या है। अगर मैं ये भी सारी वैल्यू यहाँ पे इंसर्ट करता हूँ और फिर मैं रिजल्ट फाइंड आउट करता हूँ, तो मास ऑफ अर्थ इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई बाई 10⁻24 kg। तो जैसे मैंने स्टार्ट में बताया कि तराजू से तो हमने नहीं फाइंड आउट किया है, लेकिन मैथमेटिक्स से हमने फाइंड आउट किया है, और वो मैथमेटिक्स अगर बहुत सारी चीज़ों के लिए करेक्ट रिजल्ट देता है तो किसी हद तक बिलीव कर सकते हैं कि ये करेक्ट रिजल्ट ही होगा। तो इसी के साथ आप डिस्कस कर लेते हैं वेरिएशन ऑफ जी विद अल्टीट्यूड। अच्छा, तो जैसे मैंने पहले बताया कि जी की वैल्यू स्मॉल जी, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जिसको हम नाम देते हैं, ठीक है, ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के जी की वैल्यू जब हम ज़मीन से दूर जाते हैं तो कम होती है और करीब आते हैं तो ज़्यादा। मैथमेटिकली देखते हैं तो इसलिए वेरिएशन ऑफ जी विद एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड हाइट को कहते हैं, ठीक है, कि आप हाइट को चेंज करते हैं तो जी की वैल्यू पर क्या इफेक्ट पड़ता है, ठीक। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ कि वही एग्जांपल मैं ले रहा हूँ कि ये मेरे पास अर्थ है, कि ये उसका रेडियस आर है और इसका मास जो है वो एम ई है, मास ऑफ अर्थ, और ऑब्जेक्ट जो है वो सरफेस से किसी डिस्टेंस एच पर पड़ा है, हाइट एच पर है, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस यहाँ से अगर आप लेते हैं सेंटर तक, तो ये मैं स्मॉल आर के जो कैपिटल आर प्लस एच के बराबर है, ठीक है। तो अब अगर मैं इस ऑब्जेक्ट पर और अर्थ पर यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन अप्लाई करता हूँ, तो एफ इज इक्वल टू जी, एक मास दूसरा मास डिवाइडेड बाई डिस्टेंस का स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे वो डिस्टेंस, ये डिस्टेंस है कि जो कि मैं आर कैपिटल आर प्लस एच के बराबर लेता हूँ, ठीक है, तो उसका होल स्क्वायर। फिर उसके बाद जैसे मैंने पहले बताया कि ये वेट के बराबर है और ये एम जी न्यूटन सेकंड लॉ है ये, ठीक है। तो अब इसकी जगह मैं एम जी पुट करता हूँ, तो जी एम ई एम डिवाइडेड बाई आर प्लस एच स्क्वायर, दोनों साइड पे एम से डिवाइड करते हैं, ये कैंसल, तो जी इज इक्वल टू जी एम ई डिवाइड बाई आर प्लस आर स्क्वायर। अगर मैं ये कंसीडर करूँ कि ये एच जो है ज़मीन के सरफेस से मैं इतना दूर हूँ जितना ये रेडियस ऑफ द अर्थ है, तो फिर क्या हो जाएगा, एच की जगह मैं आर पुट करूँ, एफ एच इज इक्वल टू आर। अगर मैं ज़मीन के सरफेस से इतना दूर हूँ कि जितना अर्थ का रेडियस है, तो एच की जगह मैं आर पुट करूँगा, और आर प्लस आर होल स्क्वायर, आर प्लस आर से क्या होता है टू आर का होल स्क्वायर, इसका मतलब ये स्क्वायर 2 पर भी है और आर पर भी, 2 का स्क्वायर 4 और ये आर स्क्वायर। ये आप चेक करिए, वही इक्वेशन है, ये जी की वैल्यू है, जी एम ई डिवाइडेड बाई आर है, जी एम डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर जनरलाइज फॉर्म में अगर आप चेक करें, ठीक है। तो ये जी की वैल्यू है, और ये क्या है मेरे पास 4 आ गया एक्स्ट्रा, तो इसका मतलब ये है कि जी की वैल्यू जो है वो 4 टाइम कम हो गई। जब हम रेडियस ऑफ द अर्थ के बराबर ऊपर जाते हैं तो जी की वैल्यू में 4 टाइम कमी आई है, मतलब कि 10 है अर्थ के सरफेस पर, तो 10 डिवाइडेड बाई 4, जिससे 2 पॉइंट समथिंग आंसर आ रहा है, तो जी की वैल्यू इतनी कम हो गई। अब अगर आप ज़मीन के रेडियस के डबल ऊपर जाते हैं तो जी की वैल्यू ने 9 टाइम कम होना है, मतलब कि आप 9 जी लिखेंगे। इन द सेम वे इस तरह से ट्रिपल ऑफ द रेडियस ऑफ द अर्थ जाते हैं, 4 टाइम अर्थ के रेडियस के बराबर जाते हैं, ठीक है, तो जी की वैल्यू कम होती रहती है। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि जी की वैल्यू ज़ीरो कहाँ पे हो सकती है। देखिए ये ज़ीरो एग्जैक्टली पॉसिबल इसके लिए नहीं है, ये इन्फिनिटी तक है। ये जो ग्रेविटेशनल फील्ड है, जी की वैल्यू का ज़ीरो होने का मतलब ग्रेविटेशनल फील्ड का ज़ीरो होना, तो ये तो इन्फिनिटी तक है, एग्जैक्टली ज़ीरो पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर बहुत स्मॉल ऑब्जेक्ट है, सपोज करें 1 kg ऑब्जेक्ट है और वो इतना दूर है जितना कि सन है, तो फिर उसके लिए जी की वैल्यू बहुत कम होगी, हम उसको इग्नोर कर सकते। लेकिन उसी डिस्टेंस पर सन है तो आप उस पर ग्रेविटेशनल फील्ड जो कि अर्थ है उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। अगर ऐसे होता तो फिर ज़मीन और अर्थ कभी आपस में अट्रैक्ट ना करते, फिर अर्थ ने ज़मीन से दूर जाना था, ठीक है। तो मतलब ये है कि जी की वैल्यू या ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ की जो मैं बात कर रहा हूँ वो किसी कम किस जगह है, ज़्यादा किस जगह, वो आपके मास पर भी डिपेंड करता है, ठीक है। क्योंकि जब आप इस इक्वेशन में M1 M2 या M पुट करते हैं, अगर आप 1 kg मास पुट करते हैं तो जी की वैल्यू इस ये फोर्स ने बहुत कम आना है, और अगर आप बहुत बड़े मास को पुट करते हैं उसी पॉइंट पर, उसी डिस्टेंस पर, अगर आप सन के मास को पुट करते हैं फिर इस फोर्स ने बहुत ज़्यादा आना है, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल फील्ड किसके लिए ज़्यादा किसके लिए कम डिपेंड करता है, डिस्टेंस पर भी, मैसेज पर, ठीक हो गया। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।